हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 17 अक्टूबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन पटाखे का आदेश, यानी कि दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे यूज करने का आदेश दिया है वो किस बेस पे दिया है, क्या उसके लिए अगर कोई उल्लंघन करता है तो सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। इन सब के बारे में जो है वो जानेंगे। जो दूसरी न्यूज़ है आरबीआई का सीबीडीसी को जो है बढ़ावा देना, और तीसरी जो न्यूज़ है कि जो सहारा साम्राज्य है उसका उदय कैसे हुआ या फिर पतन कैसे हुआ, अब कौन जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है, इन सब के बारे में जो है आज की हमारी न्यूज़ जो है वो रहने वाली हैं। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा उगेज अदर सेंटर बैंक्स टू प्रमोट सीबीडीसीएस ओवर स्टेबल कॉइन्स, यानी कि जो भारत रिजर्व बैंक है यानी कि जो आरबीआई है उनके गवर्नर संजय मल्होत्रा ने विश्व बैंक और जो आईएमएफ है इसकी वार्षिक बैठक के बाद में अन्य जो केंद्रीय बैंक हैं उनसे अपील की है कि वे केंद्रीय बैंक जो हैं उनमें डिजिटल करेंसी यानी कि जो सीबीडीसी है उसको सितर जो सिक्के हैं यानी कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी तुलना में जो है अधिक बढ़ावा दें, यानी कि जो सीबीडीसी है उसमें जो सितर सिक्के हैं यानी कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनको जो है उनसे अधिक जो है वो सीबीडीसी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जनता जो है सीबीडीसी का अधिक उपयोग करे। तो अगर बात करें तो जो ये बयान है यह जो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा उनके द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को वाशिंगटन के अंदर आयोजित जो एक चर्चा थी उसके दौरान जो है वो दिए गए हैं, जहां पर उन्होंने सीबीडीसी को जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान है उसके लिए अधिक सुरक्षित बताया है जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनके मुताबिक, और यह जो है उनके द्वारा एक नियंत्रित विकल्प जो है वो सुझाया गया है। तो जो सीबीडीसी है इसके फायदे क्या क्या हैं, तो जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा उन्होंने कहा है कि सीबीडीसी में सिथर सिक्कों जैसे जो है सभी फायदे हैं, लेकिन यह जो है जो फिएट मुद्रा है यानी कि जो टोकनाइज्ड जो है हो सकती हैं और जो मुद्रा है उसकी अखंडता सुनिश्चित हो जाती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो ये सिथर सिक्के हैं यह जो निजी इलाके हैं उनके द्वारा जारी होने के कारण जो मौद्रिक नीति है यानी कि जो महंगाई है या फिर जो पूंजी का नियंत्रण है और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उनके जोखिम को बढ़ाते हैं, जबकि जो सीबीडीसी है यानी कि जो सरकारी समर्थन वाली जो कानूनी मुद्रा होती है वह जो है ज़्यादा सुलभ होती है। और जो भारत है उसका फोकस की बात करें तो भारत में घरेलू भुगतान पहले से ही जो है वो बहुत कुशल जो है वो दिखाई दे रहा है, जैसे कि जो यूपीआई है उसके माध्यम से, यानी कि जो समाज है यानी कि जो भारत है उसके अंदर जो लोग हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जो सीबीडीसी है इसका मुख्य उद्देश्य जो सीमा पार भुगतान है उसको और अधिक जो है तेज बना देगा और सस्ता भी। जो आरबीआई है उसने खुदरा और जो थोक जो है यानी कि दोनों जो है सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट चला रखे हैं। तो जो खुदरा मूल्य होता है वो क्या होता है कि किसी भी जो वस्तु होती है उस पर जो एमआरपी यानी कि जो अंकित मूल्य किया जाता है वह खुदरा मूल्य होता है। और अगर बात करें थोक की तो थोक मूल्य जैसे कि हम बाजार से कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो कोई दुकानदार हमें कहता है कि मैं एक जो है वो कपड़ा नहीं देता, मेरी तो थोक की दुकान है। तो उसी प्रकार से जो खुदरा और थोक दोनों मूल्यों को सीबीडीसी के जो पायलट प्रोजेक्ट हैं उनके द्वारा चला रखा है।
जिनमें कि जो ई-रुपया है वो भी शामिल है। और हाल ही में जो थोक सीबीडीसी है उसके माध्यम से जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है यानी कि जो सीडी है उसको टोकनाइज करने का पायलट जो प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट किया गया है। और अगर बात करें वैश्विक संदर्भ की तो यह अपील जो है तब आई है जब वैश्विक स्तर पर जो शिखर सिक्कों का बाजार है उसके अंदर 280 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। जो अन्य देश हैं जैसे कि जो अमेरिका है उसका जेनिस एक्ट या फिर जो दक्षिण कोरिया है उसका डिजिटल एसेट बिल जो है उसमें शिखर सिक्कों को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जो आरबीआई है उसका मानना है कि सीबीडीसी की जो मुद्रा है उसकी संप्रभुता बनाए रखेगी। और अगर बात करें इसकी पृष्ठभूमि और प्रभाव की तो जो आरबीआई है वो लंबे समय से जो क्रिप्टो करेंसी और जो शिखर सिक्के हैं इन पर सतर्क बना रहा है। जो कि जो पूर्व गवर्नर थे शक्तिकांत दास उन्होंने भी अक्टूबर 2024 में जो शिखर सिक्के हैं उनको मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। यानी कि अब के जो हमारे गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा उन्होंने ही नहीं बल्कि इनसे पहले जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास उन्होंने भी जो है जो ये शिखर सिक्के हैं इनको मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। हालांकि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण उन्होंने जो है अक्टूबर 2025 की शुरुआत में जो शिखर सिक्के हैं इनके लिए नियामक जो ढांचे की तैयारी है उसका संकेत भी दिया था। जो कि इस बयान से कुछ विरोधाभासी जो है वो लगता है। तो इसके प्रभाव जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं तो जो क्रिप्टो बाजार है उस पर इसके प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। भारत में क्रिप्टो जो एडोप्शन है वो बहुत ऊंचा है। जो कि चैनालिसिस 2025 के अनुसार जो एशिया प्रशांत का एरिया है उसमें शीर्ष बिंदु पर बना हुआ है। लेकिन 30% टैक्स और जो नियामक दबाव है उससे ट्रेडिंग की जो वॉल्यूम है वो 20 से 30% जो है वो कम हो सकती है। जो फिटनेस कंपनियां हैं या फिर जो सीबीडीसी इंडिया ग्रेंट्स हैं उन पर फोकस जो है वो ज़्यादा कर रही है। और इसके आर्थिक लाभ क्या होंगे कि जो सीबीडीसी है उससे सीमा पार की जो लेन देन है उसकी लागत 6% से घटकर कम हो सकती है। और जो वेलफेयर डिलीवरी हैं उनमें 50% दक्षता बढ़ सकती है। जो 2026 तक खुदरा ई रुपयों का जो बड़े पैमाने पर रोल आउट लक्ष्य है जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या रहने वाली हैं। एक तो जो गोपनीयता की चिंताएं जो हैं वो बनी हुई हैं। यानी कि जो पैसे होते हैं उनके लिए गोपनीयता की जो चिंताएं हैं वो हमेशा ही बनी रहती हैं। और जो यूपीआई है उसकी प्रभुत्ता जो है वो मई 2025 में 18.6 अरब जो ट्रांजैक्शन है वो देखने को मिली। जो कि सीबीडीसी को अपनाने में बाधा बन सकती है। जो ये कदम है भारत को जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जो निजी इन्वेंशन है उसको सीमित जो है यह कर सकता है। और जो वैश्विक सहयोग है उससे सीबीडीसी को शिखर सिक्कों जैसी जो गति है वो भी मिल सकती है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे आज के जो क्वेश्चन रहेंगे कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है बिना अमेरिकी डॉलर या फिर स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना। डिजिटल मुद्रा को ऐसी शर्तों के साथ वितरित किया जा सकता है जो उनमें प्रोग्राम की गई हों, जैसे कि व्यय करने के लिए समय सीमा। तो उपरोक्त में से दिए गए कथनों में कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, तो और डी जो है न तो 1 और न ही 2। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल रुपये के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा है जो कि उनकी मौद्रिक नीति के अनुरूप है। यह धारक को बैंक खाता रखने की आवश्यकता नहीं वाली जो फंजीबली है, यानी कि जो फंजीबल है, कानूनी मुद्रा है। इसका मूल्य भौतिक रुपए की तरह आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। चौथा, ई रुपया को भौतिक नकदी और व्यावसायिक बैंक जमा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3, ख 1, 2 और 4, ग 2, 3 और 4, ग 1, 3 और 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ख 1, 2 और 4। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि CBDC और शिथिल सिक्के यानी कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CBDC निजी क्षेत्र द्वारा जारी होता है जबकि शिथिल सिक्के सरकारी सहमति होते हैं। दूसरा, भारत में ई रुपया पायलट मुख्य रूप से सीमा पार भुगतान के लिए है, न कि घरेलू लेन देन के लिए। डी, शिथिल सिक्के मौद्रिक संप्रभुता को खतरा पैदा कर सकते हैं जबकि CBDC नहीं। तो उपरोक्त में से दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? 1, केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर रहेगा बी, केवल 2 और 3। तो आज का हमारा जो मेंस का क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत भारत की आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। डिजिटल रुपये के वित्तीय समावेशन पर संभावित प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, YSC हैज़ अलाउड ग्रीन क्रैकर्स इन दिल्ली NCR एंड व्हाट द ऑर्डर सेज, यानी कि जो दिल्ली NCR के अंदर जो पटाखे हैं, यानी कि दिवाली के ऊपर जो ग्रीन पटाखे हैं, उनको जो कोर्ट के द्वारा अनुमति दी गई है। तो उन्होंने उसके अंदर क्या क्या जो क्राइटेरियाज हैं वो रखे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 15 अक्टूबर 2025 को दिल्ली NCR में दिवाली के उपलक्ष्य में यानी 20 अक्टूबर के अवसर पर ग्रीन पटाखे जो निरी अनुमोदित पर्यावरण है यानी कि जो अनुकूलन पटाखे हैं उनकी बिक्री और जो उपयोग है उसकी सीमित अनुमति दी है। जो ये फैसला है जो MC मेहता बनाम भारत सरकार वाला मामला है उसमें सुनवाई के दौरान लिया गया, जहां पर कोर्ट ने अप्रैल 2025 के जो पूर्ण प्रतिबंध है यानी कि जो सभी पटाखों पर चाहे वो ग्रीन हो या फिर अदर सभी पर जो है वो प्रतिबंध लगाए थे और उनको जो है अब अस्थायी रूप से ढील जो है वो दी है और जो पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं है। तो कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने माना है कि पूर्ण बैन जो है वो लागू नहीं हो पाता क्योंकि दिवाली जैसा जो त्यौहार है उस पर पारंपरिक पटाखों की जो तस्करी है या फिर जो ग्रीन पटाखे हैं वे कहीं जो है अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। तो जो ग्रीन पटाखे हैं उनसे 30 से 35% कम उत्सर्जन होता है और जो पिछले 6 वर्ष हैं यानी कि 2018 से इनमें उपयोग से प्रदूषण में उल्लेखनीय जो कमी है वो भी देखने को मिली है। तो जो सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन की बात करें तो कोर्ट ने जो ये दिवाली का उत्सव है इसकी भावनाओं, जन भावनाओं और जो पटाखा उद्योग हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। हरियाणा यानी कि 22 में से 14 जिले NCR में यानी कि उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान जैसे राज्य हैं उन्होंने भी अनुरोध किया है कि बैन से 70% तक जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। तो जो केंद्र सरकार है और जो दिल्ली सरकार है इन्होंने ग्रीन पटाखों की अनुमति की सिफारिश की
ताकि त्योहार मनाने वालों को विकल्प जो है वो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए मिल सके और जो पर्यावरण की चिंताएं हैं उन पर भी नज़र रखी जा सके। कोर्ट ने कहा कि जो ये टेस्ट केस है आधार पर है जहां पर प्रदूषण की निगरानी जो है वो की जाएगी। 2018 के जो अर्जुन गोपाल मामला है उसके आधार पर जो ग्रीन पटाखे हैं उनको प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन बैन के बाद जो AQI है उसमें बदलाव न आने पर पुनः है जो विचार है वो करना बहुत ही जरूरी था, जो कि अमिकस क्यूरी ने बताया कि कोविड काल को छोड़कर AQI में जो है कोई बड़ा अंतर नहीं हुआ है, लेकिन जो तस्करी है उसको रोकने के लिए ग्रीन विकल्प ही जो है वो बेहतर है। और कोर्ट के आदेश की अगर बात करें मुख्य बातों की तो उन्होंने कोर्ट ने जो है सख्त शर्तों के साथ अनुमति दी है, जो कि 18 और 21 अक्टूबर तक ही सीमित है। और अगर उल्लंघन किया जाता है यानी कि अगर किसी कंपनी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और जो सजा है उसके भी प्रावधान किए गए हैं। तो जो बिक्री की अवधि है वो 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगी। केवल लाइसेंसधारी जो व्यापारी हैं यानी कि जिन व्यापारियों के पास उन्हें बेचने का यानी कि जो पटाखे बेचने का लाइसेंस है सिर्फ वहीं जो है बेच सकते हैं, वो भी नामित स्थानों पर। और जो उपयोग की अवधि है वो 18 से 21 अक्टूबर तक रहेगी यानी कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली पर। और समय सीमा जो है वो 6 बजे से 7 बजे तक यानी कि सिर्फ 1 घंटा और शाम 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे, कुल 3 घंटे प्रतिदिन जो है वो पटाखे जलाने की अनुमति कोर्ट के द्वारा दी गई है। तो जो पटाखे हैं उनका प्रकाश जो है केवल जो नारी CSIR यानी कि जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और जो PESO यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोरेसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अनुमोदित ग्रीन पटाखे या फिर QR कोड वाले जो बेरियम नमक या फिर प्रतिबंधित जो रसायन वाले प्रतिबंधित हैं, तो उनकी जो बिक्री है या फिर जो उनका उपयोग है उनकी जगह जो जिला कलेक्टर हैं यानी कि जो पुलिस अधिकारी और जिला कलेक्टर हैं उनके द्वारा नामित खुले स्थानों पर ही ई-कॉमर्स पर यानी कि जो खुले स्थान हैं नामित हैं उन पर ही जो है इन्हें बेचा जाएगा। और जो ई-कॉमर्स हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। तस्करी पर रोक यानी कि जो NCR है उसके बाहर से कोई पटाखा नहीं लाया जा सकेगा। नकदी या फिर जो अनुमोदित पटाखे हैं मिलने पर तत्काल जो जब्ती है या फिर जो लाइसेंस का निलंबन है वो किया जाएगा। तो जो दिल्ली NCR के अंदर निगरानी जो पुलिस है पेट्रोलिंग टीमें जो हैं वो गठित की जाएंगी, जो कि CPCB और जो राज्य प्रदूषण बोर्ड है यानी कि 14 से 25 अक्टूबर तक AQI और जो जल नमूने की दैनिक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपेंगी। और जो अन्य प्रतिबंधित ध्वनि मानक हैं उनका पालन अनिवार्य, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, जिससे लाइसेंस का जो रद्द है वो भी उसके अंदर शामिल है। सॉरी, जो ये फैसला है वो पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और जो सांस्कृतिक महत्व है त्योहारों के प्रति उनके बीच में संतुलन का एक प्रयास है, जो कि कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। जो दिल्ली CM है रेखा गुप्ता, उन्होंने भी इसे जन भावनाओं का सम्मान बताया है। यदि प्रदूषण जो है वो बढ़ता है तो कोर्ट जो है आगे प्रतिबंध और भी अधिक कड़ा कर सकती है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आज के हमारे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 2016 का जो ये क्वेश्चन है हम करने वाले हैं। हमारे देश के शहरों में निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैसें सामान्यतः है वायु गुणवत्ता सूचांक यानी कि AQI की गणना में विचार की जाती हैं? A कार्बन डाइऑक्साइड, B कार्बन मोनोऑक्साइड, C नाइट्रोजन ऑक्साइड,
डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, सी और डी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये 2013 में आया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत वाहनों से निकलने वाला धुआं है। कथन 2, सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण फसल अवशेष जलाने से बढ़ जाता है। कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से वायु प्रदूषण के स्रोत हैं? पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन या फिर जो फायर क्रैकर्स हैं यानी कि जो पटाखे हैं वे। तो ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। फिर से सुनिए, पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन, फायर क्रैकर्स, पटाखे। तो कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर होगा डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP का उद्देश्य क्या है? ए 102 प्रदूषित शहरों में PM10 और PM2.5 को 20% कम करना। बी केवल ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देना। सी वाहनों पर प्रतिबंध लगाना। डी वन रोपण को बढ़ावा देना। तो हमारा आंसर होगा ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल जो स्मोग है वो क्या होता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड से युक्त स्मोग, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त स्मोग, सी केवल धूल से युक्त स्मोग, डी वाष्पीकृत पानी से युक्त स्मोग। तो हमारा आंसर है बी नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से युक्त स्मोग। हमारे जो आज के इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि जो UPSC है उसके अंदर मेंस में जो प्रदूषण है उससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो 2019 के अंदर जो GS पेपर 3 होता है उसमें 15 अंक का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण और लागत क्या है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए और उनकी प्रभावकारिता पर चर्चा भी कीजिए। और ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो कि 2021 में GS पेपर 3 में ही आया है और 10 अंक का है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में जो गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल है वो क्या होता है? भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। आज की हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रहेगी अडानी बिड फॉर सहरा एसेट्स रिकैलिंग द जर्नी ऑफ द भागल रेड एम्पायर। तो जो सहारा समूह है जो कि कभी भारत का सबसे बड़ा और निजी जो रोजगार दाता माना जाता था और क्रिकेट टीमों से लेकर न्यूयॉर्क का जो प्लाजा होटल है वहां तक यह फैला हुआ था, आज कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। 1978 में जो सुभाष चंद्र रॉय हैं उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। यह साम्राज्य एक समय जो 1.2 मिलियन कर्मचारी हैं इनके साथ में भारतीय रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता था। लेकिन इसकी जो वित्तीय अनियमितताओं, नियामक कार्रवाई और जो कानूनी जंजीरें हैं उन्होंने इसे धीरे धीरे जो है वो निस्ते नाबूद कर दिया। हाल ही में जो अडानी ग्रुप है उन्होंने इसे सहारा की 88 संपत्तियों को खरीदने में अपनी जो रुचि है वह जताई है, जो कि सहारा के लिए एक अंतिम मोक्ष का रास्ता साबित हो सकता है। तो जो सहारा है अगर बात करें
उसके उदय की यानी कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो एक छोटी शुरुआत से एक विशाल साम्राज्य तक सुभाष चंद्र रोय यानी कि जिन्हें सहारा श्री भी कहा जाता है, उनका जन्म 1948 में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने लंबेट्रा स्कूटर पर नमकीन बेचना जो है वो स्टार्ट किया था और 1976 में उन्होंने गोरखपुर की एक संघर्षरत चिट फंड कंपनी सहारा को खरीदा और मात्र 2000 रुपए की पूंजी से जो है उन्होंने अपना बिजनेस जो है उसके सफ़र को स्टार्ट किया था और 1980 के दशक तक जो है उसमें तेजी आ गई थी। और अगर बात करें वित्तीय मॉडल की, तो सहारा ने गरीब और जो मध्यम वर्ग के निवेशक हैं उनसे थोड़ी थोड़ी रकम लेके, जैसे कि 10-10 रुपए प्रतिदिन इकट्ठा किए, वादा किया कि 3 साल में पैसा दोगुना हो जाएगा और 2018 तक ग्रुप ने 70 मिलियन से अधिक निवेशकों से फंड जुटाए, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा निवेशक आधार था। और जो विविधीकरण है कि 1990 के दशक में सहारा ने रियल एस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, स्पोर्ट में जो है वो कदम रखा, जो कि उनकी एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। जो मीडिया है, राष्ट्रीय सहारा अखबार 1992, सहारा 1 टीवी चैनल, स्पोर्ट भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर 2001 से 2013, आईपीएल की पुणे फ्रेंचाइजी 2010 में $370 मिलियन में खरीदी और भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजन। जो रियल एस्टेट है यानी कि जो अम्बी वैली सिटी है महाराष्ट्र में 8,810 एकड़ का लग्जरी टाउनशिप, जिसमें कि एयर स्ट्रिप्स, गोल्फ कोर्स और जो झीलें हैं वो शामिल हैं। सहारा स्टार होटल मुंबई, सहारा शहर लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय जो विस्तार की बात करें तो न्यूयॉर्क का जो प्लाजा होटल और लंदन का ग्रोवर वेनर हाउस भी जो है वो खरीद लिया। और अगर बात करें अन्य की, तो एयर सहारा एयरलाइंस, बाद में जेट जो एयरवेज है उसको बेचा और म्यूचुअल फंड्स और जो इंश्योरेंस है और रिटेल्स है। 2004 में जो टाइम मैगजीन है उसने सहारा को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बताया। जो रॉय हैं उनकी जो शानो शान है यानी कि जो बॉलीवुड स्टार्स हैं या फिर जो राजनेताएं हैं उनसे जुड़ गई, जिन्होंने इसे सहारा परिवार का रूप दिया। लेकिन आलोचक इसे पोंजी स्कीम यानी कि नए निवेशकों के पैसे से पुराने को चुकाना जो है वो मानते थे। जो सहारा है इसका पतन 2010 से स्टार्ट हो गया, जब SEBI ने जांच स्टार्ट की और इसके मुख्य कारण थे OFCD का घोटाला। 2008 और 2011 के बीच सहारा इंडिया रियल एस्टेट कोप और जो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कोप जो हैं उन्होंने ऑप्शनली जो फुली कन्वर्टिबल डिबेट्स जो हैं उनके जरिए 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये बॉन्ड जो है वो अवैध थे और जो SEBI है उसकी मंजूरी नहीं ली गई। 50 से अधिक लोगों से फंड जुटाने पर जरूरी यानी कि जो नगद पैसे हैं उनके लिए चेक DD के बजाय जो निवेशक हैं उनकी सूची गायब हुई। फंड का दुरुपयोग किया गया, रॉय की लग्जरी पर खर्च, और SEBI ने 2011 में रिफंड का आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा को 25,781 करोड़ रुपए ब्याज सहित जमा करने को कहा। और जो कानूनी लड़ाई की बात करें तो सहारा ने दावा किया कि दायित्व कम है, लेकिन कोर्ट ने इसको अस्वीकार कर दिया। 2014 में रॉय और 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। रॉय ने 58 महीने जेल में रहे और 2014 से 2016 संपत्तियां जब्त, बैंक अकाउंट फ्रीज जो है उनके कर दिए गई। और अगर बात करें अन्य मुद्दों की तो RBI ने 2008 में डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी और ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस चला दिया।
2023 में रॉय की मृत्यु कैंसर से हो गई। उसके बाद भी जो है वो विवाद जारी रहा। सहारा ने अब तक 16,000 करोड़ रुपए SEBI रिफंड अकाउंट में जमा किए, लेकिन 2.82 अरब डॉलर लगभग 24,000 करोड़ रुपए जो हैं वो अब भी बाकी हैं। केवल 138 करोड़ रुपए ही निवेशकों को लौटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिफंड की अंतिम समय सीमा है वो 31 दिसंबर 2025 तय की है। इसके जो प्रभाव हैं कि ग्रुप की जो विश्वसनीयता है वो ध्वस्त, परिचालन ठप, जांच एजेंसियों ने जो संपत्तियां हैं उन पर रोक लगा दी, बिक्री मुश्किल हो गई। सहारा अब गोस्ट एम्पायर कहलाता है। जो संपत्तियां हैं लेकिन कोई जो है उनका खरीदार अभी तक नहीं मिला है। हाल ही में ही जो है वो न्यूज़ मिली है कि जो अडानी है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि 88 जो संपत्तियां हैं, एक नया मोड़ अक्टूबर 2025 में गौतम अडानी की रियल एस्टेट आर्म अडानी प्रॉपर्टी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर सहारा की 88 संपत्तियां, होटल, मॉल, रेजिडेंशियल, ऑफिस, लैंड बैंक को जो है खरीदने की मांग रखी है। जो मुख्य संपत्तियां हैं ओबी वैली सिटी यानी कि महाराष्ट्र के अंदर वो 8,810 एकड़ का लग्जरी टाउनशिप है जो एयर स्ट्रिप सहित है, यानी कि अडानी को दूसरा प्राइवेट एरोड्रोम जो है वो मिलेगा। दूसरा जो सहारा स्टार होटल है जो कि मुंबई में है, एयरपोर्ट के पास 5 स्टार प्रॉपर्टी हॉस्पिटैलिटी में एंट्री देगी। और सहारा शहर लखनऊ जो आवासीय और व्यावसायिक जो कॉम्प्लेक्स हैं। और जो अन्य संपत्तियां हैं जैसे कि गुड़गांव के अंदर, नोएडा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि में जो है 36,000 एकड़ लैंड बैंक है। जो डील है उसकी डिटेल्स के बारे में जाने तो जो लप सम पेमेंट है यानी कि व्यक्तिगत मूल्यांकन नहीं है, हजारों करोड़ों का सौदा है। सारी राशि SBI रिफंड अकाउंट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी एजेंसियों से राय मांगी है कि अगली सुनवाई इस पर नवंबर 2025 में की जाएगी। जो अडानी है उनके लिए इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो जो रियल एस्टेट हैं पोर्टफोलियो मजबूत, धारावी डेवलपमेंट के बाद जो हॉस्पिटैलिटी है उसमें एंट्री, विशाल लैंड बैंक। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं। वो क्या हैं कि संपत्तियां जो हैं वो फ्रीज हैं, ट्रस्ट इशू हैं, डिवाइवल में जो है भारी निवेश यानी कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा तो जो है वो घाटा है। तो सहारा के लिए यह एक अंतिम प्रयास है। रॉय की मृत्यु के बाद परिवार की जो संपत्तियां हैं उनको अधिकतम मूल्यों पर बेचना चाहता है ताकि निवेशकों को भुगतान हो और जो कमिटमेंट है यानी कि जो कंटेम्पमेंट का केस है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं यानी कि जो ED है वो इसे रोक सकती है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो निम्नलिखित संगठनों या फिर संस्थानों पर विचार करें। 1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, B. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, C. राष्ट्रीय कानून आयोग, D. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपरोक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? तो हमारा आंसर होगा 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूचीबद्ध सभी कंपनियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बिजनेस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एवं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है यानी कि BRSR है उसमें जमा करने का निर्देश दिया गया है। कथन 2, भारत में BRSR जमा करने वाली कंपनी रिपोर्ट में मुख्य रूप से गैर वित्तीय प्रकृति के प्रकटीकरण करती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर होगा
दोनों ही जो हैं वो सही हैं, लेकिन जो दूसरा है वो सही व्याख्या करता है। तो हमारे आज के जो मेंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, किसी संगठन की सफलता और जो स्थिरता है उसके लिए क्यों जो है महत्वपूर्ण है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया की शक्तियाँ और जो कार्य हैं उन पर चर्चा कीजिए। भारत में प्रतिभूति और वस्तु बाजार के नियामक निकायों द्वारा सामना की जा रही जो प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इसकी कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधारों को जो है वो सुझाइए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट के इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।